भाई को गवाया, माँ को गवाया, बड़ी माँ ने साथ छोड़ा, बहनों ने अलविदा कह दिया। एक एक करके इस परिवार के 8 लोग चंद दिनों में कोरोना के चलते जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए। गम का ये पहाड़ टूटा है लखनऊ के पास एक परिवार पर, जिसे मालूम नहीं है कि इस गम को आखिर अब क्या नाम दें। पापा हॉस्पिटल में थे तब बात किया था तुमने? हाँ। मैं ऐसे कोई चॉकलेट मंगाती थी पर वो कुछ और ही लाते थे। ये खत्म हुआ, चलो छोड़ो, अब ये बच जाए। एक अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा। लखनऊ के इमलियापुर गांव में इस परिवार के दुखों को सुनने के लिए काठ का कलेजा चाहिए, पत्थर हो जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि यहाँ इकट्ठा 8 लोगों की आज 13वीं है। इस परिवार ने इस कोरोना काल में जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। इस परिवार का दर्द सुनने वालों को सीने में सुराख कर देता है। कोरोना ने अपनों का ही लहू अपनों के ही सीने पर छींटा है। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 सगे भाई, 2 बहनें, मां और बड़ी मां को कोरोना ले गया। हम जिस परिवार में हैं, ये लखनऊ के इमलियापुरवा गांव की कहानी है और इस गांव में एक परिवार ने अपने 8 लोगों को इस कोरोना में खोया है। 4 सगे भाई, 2 बहनें और मां और बड़ी मां। इस पूरे परिवार का एक तरीके से इस कोरोना ने इतना नुकसान किया है। सोचिए क्या बीती होगी उस शख्स पर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो, अस्पताल में उसे मालूम चले कि मां कोविड से ही चल बसी। सुबह मां का अंतिम संस्कार करके घर पहुंचे तो दोपहर में मालूम चले कि छोटे भाई को भी कोरोना ने खत्म कर दिया और उसी शाम छोटे भाई का भी अंतिम संस्कार करना पड़े। सुबह हमें खबर मिली कि माता का देहांत हो गया। उसके बाद बख्शी तालाब पे उसी दिन माता जी को मैं फूंक करके आया ही था कि बैठा था कि छोटे भाई का लाश घर पे आ गई। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया। पूरा घर पहले ही कोविड पॉजिटिव था। रेल अधिकारियों ने इनके छोटे भाइयों को अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन क्रूर काल न जाने कितना गहरा प्रहार करने को बेताब था। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके 50 सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में ख़त्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। 4 भाइयों की मौत का दंश कोई माँ कैसे बर्दाश्त कर पाती, लिहाजा उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। भाई एक भाई को पूछते रहे, हमको दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र हो गए। यह मैं आश्वासन देता रहा और उनको बताया नहीं। मेरे घर की जो विधवा थी, बेरांगना जैसी लड़ती रही। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी। कोई भी किसी से बताया नहीं। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग अब इस बात से परेशान है कि अब बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई और रोज के खाने पीने का क्या जुगाड़ करेंगे, कहां से जुगाड़ करेंगे। क्या बताएं कैसे होगा। सब बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। हमारा परिवार बहुत खुशहाल था। सब बच्चे हाई एजुकेशन में पढ़ रहे हैं। जो मैं उनकी फ़ीस देने में असक्षम हूँ, मैं उनकी फ़ीस नहीं दे सकता हूँ। अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था हुई तभी ये बच्चों का पढ़ाई संभव है। इतनी बड़ी त्रासदी से ये परिवार गुजरा, मगर मजाल है कि प्रशासन के गलियारों तक इस परिवार की चित्कार पहुंची हो। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी आज तक
हमारे घर झांकने नहीं आया। प्रशासन का कोई कर्मचारी झांकने तक नहीं आया। कोरोना के इस भीषण बुरे समय में ऐसी दुख भरी दास्तानें सिहरा देती हैं। वैसे तो परिवार का सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बिखर गया है, मगर फिर भी सरकार अगर इनकी कुछ मदद कर सके तो बेहतर होगा। कुमार अभिषेक, इमलियापुर गांव, लखनऊ, आज तक। ये गांव लखनऊ शहर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ही परिवार ने अपने 8 सदस्यों को खोया है। गम की कोई इंतहा तो होती होगी, दुख को सहने की कोई सीमा तो होती होगी। आखिर मैं आज कौन सा ऐसा शब्द कहूं आपसे जिससे इस परिवार की तकलीफ को मैं बयां कर सकूं, मैं नहीं समझ पा रही इस वक्त। हमारे साथ इस पीड़ित परिवार के मुखिया ओमकार यादव जी इस वक्त मौजूद हैं। ओमकार जी, मेरे पास आज कोई शब्द नहीं है, सहानुभूति का ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं है जिससे मैं आपके दुख को बांट सकूं, लेकिन इस तकलीफ की घड़ी में सिर्फ आपके साथ खड़े होने की एक कोशिश है। आपने अपने परिवार के 8 सदस्यों को खोया है, 4 भाई, 2 बहनें, माँ और बड़ी माँ। देखते ही देखते पूरा परिवार बिखर गया। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी ये मजबूरी है कि आप तो टूट कर रो भी नहीं सकते इस वक्त, क्योंकि जो लोग चले गए हैं उनके पीछे कुछ लोग छूट भी गए हैं और उन सब की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। जी हाँ, हमारे कंधे पर है। शब्दों से बड़ी तो खामोशी होती है ओमकार जी, और मुझे जो तस्वीरें इस वक्त आपके पीछे दिखाई दे रही हैं, वो चेहरे तो अभी कुछ समय पहले तक जीवित थे लेकिन आज वो तस्वीरों में हैं। लेकिन उन्हीं परिवार की जो महिलाएं और बच्चे अब उस घर में मौजूद हैं, आप कैसे उन्हें संभाल रहे हैं इस वक्त? कैसे आप उन्हें ताकत दे रहे हैं, कैसे उन्हें साहस दे रहे हैं, संबल दे रहे हैं इस वक्त? हेलो जी ओमकार जी। हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं ओमकार जी? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ मैडम, दोबारा क्वेश्चन कीजिए। ओमकार जी, जो परिवार में सदस्य हैं, हमने देखा तस्वीरों में, बच्ची है नन्ही सी, महिलाएं हैं, आप कैसे इस समय उन्हें संबल दे रहे हैं, कैसे उन्हें संभाल रहे हैं? अब संभालने को मैडम कुछ बचा ही नहीं है। हम अपने को ही नहीं संभाल पा रहे हूँ, परिवार क्या संभालेंगे। मैं इस समय बहुत दुखी हूँ। अब कल अभी परिवार का अंतिम संस्कार करने के बाद 13 का प्रोग्राम था। अब प्रोग्राम करने के बाद मैं अकेला बैठा हूँ घर पे। वही सोच रहा हूँ कि किसके साथ क्या किया जाए, कैसे करेंगे, क्या व्यवस्था करेंगे, यही सब समझ नहीं पा रहा हूँ। आपसे इस वक्त बात करने के लिए भी एक ताकत की ज़रूरत है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपसे ऐसा कोई भी सवाल पूछूं जिससे जो दर्द आपने झेला है आप उसको दोबारा जिएं, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। लेकिन ओमकार जी, ये इस देश के सामने आना बहुत ज़रूरी है। जो तकलीफ़ आपने झेली है बीते 15-20 दिनों में, उन 15-20 दिनों में जो हुआ है, जिन तकलीफ़ों से आप गुजरे हैं, जिन संघर्षों को आपने देखा है, अगर आप कुछ भी उसके बारे में कह सकें, लोगों को बताना चाहें। नहीं, बताना क्या चाहते हैं कि हमने एक दिन में दो अर्थियाँ उठाई। हमारी माता जी का स्वर्गवास रात को 2:30 बजे हुआ और 2:30 बजे स्वर्गवास होने के बाद हमें जब चाचा के अजय सिंह द्वारा मैसेज मिला कि आपकी माँ का स्वर्गवास हुआ है, तो मैं सुबह माता जी की अर्थी उठा करके फूंक के आया ही था, घर में बैठा ही था कि हमसे छोटा भाई कि एम्बुलेंस मेरे घर पे पार्थिव शरीर लेके पहुंची। मेरा दिल टूट गया और मैं 3 बजे अपने छोटे भाई को भी अग्नि दे के चला आया। एक दिन में 2 अर्थियाँ उठाई गई और मैं देशवासियों को क्या संदेश, यही संदेश दे सकता हूँ कि अपना इलाज स्वयं करें। कोई हॉस्पिटल में जाता है वो हमको यही नहीं लगता वो बच के आ रहा है।
टेस्ट हो पाए थे घर पर? जब जो आपके परिवार के सदस्य जो संक्रमित हुए उनके टेस्ट हो पाए? ओंकार जी, हेलो। जिस समय संक्रमण हुआ परिवार में, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को, क्या टेस्ट हो पाए थे ओंकार जी? मैम, टेस्ट कराने का टाइम ही नहीं मिला। हमारे 4 भाई RNMS बक्शी के तालाब में जब एडमिट हुए तो पहले वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा इनके निमोनिया हो गया है। निमोनिया का इलाज चलने लगा और उसके बाद में जब निरंकार सिंह यादव की मौत हुई तो हमारी बहू सत्यप्रकाश की बीवी ने सबकी प्राइवेट जांच कराया तो जांच में आया सभी कोरोना पॉजिटिव हैं। और जब कोरोना पॉजिटिव निकला तो फिर डॉक्टर ने कोरोना का इलाज शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर कोई समुचित इलाज नहीं था, अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। हमारे रेल के अधिकारी गणों के उनके अथक प्रयास से हमारे भाइयों का इलाज ये आपके चारबाग में हमारे वहाँ पर है नादर रेलवे का हेड हॉस्पिटल, वहाँ पर सभी भाइयों को एडमिट किया गया। हमारे डिप्टी सीएम आलमबाग महोदय ने मेरी काफ़ी मदद किया, एएमएम महोदय ने काफ़ी मदद किया जो आलमबाग डिपो में हैं, और हमारे जीएम कृष्ण नई दिल्ली, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करके हमारे भाइयों को रेल में एडमिट कराया। वहाँ पर हमारे 2 नंबर के भाई विनोद कुमार का देहांत हो गया 3 दिन बाद। मेरा और कलेजा फट गया। उसके बाद हमने कहा चलो ये जो मर गए जाने तो अन्य भाइयों को बचाओ, तो मैं उनका इलाज कराता रहा। फिर मेरे बड़े भैया, सबसे बड़े भाई, वो भी स्वर्गवासी हुए। उसके बाद जो हमारा सत्यप्रकाश सबसे छोटा भाई था वो ठीक हुआ। ठीक होने के बाद मैम वो 20 दिन जीवित रहा और स्वस्थ हुआ, अच्छा हुआ, ऑक्सीजन लेवल सही हो गया, बिना ऑक्सीजन के चलता फिरता रहा। लेकिन रेल के डॉक्टरों की लापरवाही से मेरे भाई का स्वर्गवास हुआ है। रेल के डॉक्टर पुड़िया में दवा देते थे, वो किस डेट की दवा होती थी, क्या होता था, और सही इलाज न होने के कारण मेरे भाई का फेफड़ा संक्रमित हुआ और उसका सांस नली फट गई। और जब वो सांस नली फट गई तो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उन लोगों ने रामनोर लोहिया को ट्रांसफ़र कर दिया, रेफ़र किया कि वहाँ पर आप ले जाइए, बड़े हॉस्पिटल ज़रूरत है। हम वहाँ जब लेकर पहुँचे तो रामनोर लोहिया ने कहा कोरोना पॉजिटिव के लिए इनको भेजा गया। कोरोना पॉजिटिव कोरोना सेंटर भेज ही रहे थे। मैंने कहा ये कोरोना निगेटिव है, इनको कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। उसके बाद में इनको हमने कहा सांस की तकलीफ़ है और इनके फेफड़े में दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा मैं यहाँ कहीं नहीं ले सकता हूँ, आप इनको रेलवे पर वापस ले जाओ। रेलवे ने डॉक्टरों ने कहा कि हम इनको वापस नहीं ले सकते हैं, आप चाहे जहाँ ले जाओ। फिर हम डायरेक्टर ये जो थे आपके सिविल के डायरेक्टर का नंबर मिल गया, उनसे मैंने अनुरोध किया तो मानवता के आधार पे अपने हॉस्पिटल में एडमिट किया, रात भर ऑक्सीजन दिया। फिर एक प्राइवेट हॉस्पिटल मिला, हायरन हॉस्पिटल दुबग्गा पे, वहाँ जब तक हम ले गए बहुत देर हो चुकी थी और मेरा चौथा भाई भी स्वर्गवासी हो गया। जी मैम। जिस तरह से आप इस पूरे वक्त की तकलीफ़ को बता रहे हैं, इसके बाद एक व्यक्ति को खोते चले जाना, मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ कि जो लोग अभी घर पर हैं, जो परिवार में जो मौजूद हैं इस वक्त, उन पर क्या बीत रही है। एक नन्ही बच्ची को हमने देखा जो हर दर्द से अनजान है, वो आज भी अपनों को तलाश रही है। इस मासूम को सिर्फ इतना पता है कि उसके पापा को चोट लग गई थी। हॉस्पिटल में बात होती थी? ये फोन से बात करती थी रोज 2-4 बार। पापा से बात करती थी? यस। अच्छा, क्या बात करती थी? पापा से क्या मंगाती थी? क्या? मैं ऐसे कोई चॉकलेट मंगाती थी पर वो कुछ और ही लाते थे। अच्छा, पापा हॉस्पिटल में थे तब बात किया था तुमने? हाँ। क्या बोली? पर मुझे कुछ पता नहीं रहता है। पर उनका यहाँ पर एक बार एक दाना निकला था, चोट लग गई थी। और बेहोश होके गिर गए थे तो सर पे चोट लग गई थी हॉस्पिटल में। वही इन नन्हे सवालों के क्या जवाब देंगे, उन्हें क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, उन्हें क्या समझाया जा सकता है। ओंकार जी, ये नन्ही बिटिया कौन है और अभी किस स्थिति में है,
उसके सवालों पर आप क्या उसे इस वक्त समझा रहे हैं, क्या हिम्मत उसे दे रहे हैं, कैसे उसको बता रहे हैं उसके पिताजी कहाँ हैं? जब मैं अपने भाई की अर्थी उठा रहा था तो बिटिया बोल रही थी कि मेरे पापा को कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा तुम्हारे पापा के बेटा हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। जब से वो हफ्ते भर बोलती रही कि मेरे पापा हॉस्पिटल गए हैं। मेरा भाई अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। उसकी अंतिम इच्छा समाप्त हो गई। मेरा एक भतीजा हैदराबाद में पढ़ रहा है। जो निरंकार मेरा भाई है वो बहुत गरीब था, गरीबी रेखा का बीपीएल कार्ड है। वो मजदूरी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ा रहा था। हैदराबाद से फैशन डिजाइनर का कोर्स करा रहा था, लेकिन उसकी भी पढ़ाई अधूरी रह गई। मैं भी एक छोटा सा नौकर हूँ, रेल में छोटे पद पर हूँ। मैं 5 विधवाओं को अकेले उठाना असंभव है। मैं शासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे भतीजा और भतीजी को पढ़ाई का पूरा सहयोग करें, जिसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। जी मैम। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ज़रूर ये बात सरकार तक पहुँचे और जो भी मदद परिवार को पहुँचाई जा सकती है वो मदद ज़रूर पहुँचे परिवार को। लेकिन ओमकार जी, आपने कहा कि आपके भाई का ये सपना था कि ये नन्ही बिटिया जिसकी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं वो डॉक्टर बने, और आपने कहा कि वो सपना टूट गया। आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल इस ख्याल को अपने मन में मत ना लाइए, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार के प्रतिनिधि भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और इस नन्ही गुड़िया की शक्ल इस वक्त जो भी देख रहा होगा इसका भविष्य उज्जवल रहे। जो सपना उसके पिताजी ने देखा उसे पूरा करने के लिए मदद के हाथ ज़रूर आगे बढ़े, ऐसा कम से कम मैं ज़रूर उम्मीद करती हूँ। तो वो उम्मीद आप भी अपने मन में बनाए रखें। इंसानियत इस दुनिया में आज भी जिंदा है। जो लोग चले गए हैं वो उन तकलीफ़ों का अंत नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर आपको शक्ति दे इस दुख को सहने की, परिवार को सहने की शक्ति दे। बस मैं यही प्रार्थना इस वक्त कर सकती हूँ। पर बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी, इस कठिन घड़ी में अपने ऊपर बीती सुनाने के लिए। आप अपना बहुत ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार जी। पंजाब कांग्रेस में बगावत के बीच 25 विधायकों ने राजधानी दिल्ली में डेरा डाल रखा है। 3 सदस्यीय पैनल के साथ सभी नेता बातचीत करने पहुंचे हैं। विधायकों में पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह भी हैं। इस कमेटी में राय देने नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के बुलावे पर आया हूं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक।